Hello everyone, this is Mohit Advocate from the YouTube channel, the Merit Law Group, and welcome back to another video. In this video, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 43 पूरी की तरह एक्सप्लेनेशन में हमने समझ लिया BNSS के, और आज वाली वीडियो में हम सेक्शन 44 के बाद वाले सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सेक्शन 44 से स्टार्टिंग करेंगे और बेयर ट्रेडिंग करेंगे, और साथ में क्या हमारे लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, क्या इंटेंट है, वो हम देखते हुए चलेंगे कि क्या मीनिंग हमारा सेक्शन निकाल के हमें दे रहा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड मैं सेक्शन 44 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो सेक्शन 44, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। अब उस जगह की सर्च हो सकती है जिस जगह में एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है वो एंटर कर गया है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी थी पर पुलिसकर्मी उसके पीछे पड़े हुए हैं, या एनी अदर व्यक्ति जो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति किसी प्लेस में एंटर कर गया, तो अब उस प्लेस की सर्च हो सकती है। ये अब सेक्शन 44 हमें रूल्स बताएगा। अब देखिए सेक्शन 44 का सब सेक्शन 1, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट। अब अगर कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है, कैसे हरकत कर रहा है, मतलब उसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, मतलब एक गिरफ्तार करने का वो वारंट रखता है, गुद्दा रखता है। ठीक है, उसके पास मतलब कोर्ट से वारंट ऑफ अरेस्ट उसको मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या कोई और अन्य पुलिसकर्मी है जिसके पास अथॉरिटी टू अरेस्ट है, मतलब पहले से उसके पास अथॉरिटी टू अरेस्ट है, मतलब ऑब्वियसली एक अपराधी ने, अक्यूज ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, संज्ञेय अपराध किया होगा, तभी पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी टू अरेस्ट आती है। अब देखिए, हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू, तो वो व्यक्ति जिसके पास वारंट टू अरेस्ट है, या फिर वो पुलिसकर्मी जिसके पास अथॉरिटी टू अरेस्ट है, ये क्या करते हैं, इनको यकीन करने के कारण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू, या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वो व्यक्ति एंटर कर गया है कहीं पर, और इज विद इन, या फिर वो व्यक्ति कोई सी जगह में मिल सकता है, एनी प्लेस, किसी भी जगह में, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, जो व्यक्ति अब उस जगह में जिसमें पुलिस ऑफिसर जो ऑथराइज लॉ के द्वारा कि वो गिरफ्तार करेगा, या फिर वो व्यक्ति जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके पास अरेस्ट वारंट है, वो किसी भी जगह में अब चला जाएगा। देखिए, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, अब वो एनी प्लेस, किसी भी जगह में अगर कोई और व्यक्ति उस जगह में रिजाइड कर रहा है तो उसके पास जाएगा और क्या कहेगा उससे, और बीइंग इन चार्ज ऑफ, या कोई भी व्यक्ति जिस जगह में एक अपराधी घुस गया है और पुलिस वालों को रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण कि अपराधी इस घर में घुसा है, तो उस घर का इंचार्ज ऑक्यूपायर होगा, या अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास है तो टेनेंट भी इंचार्ज हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, ऑफ सच प्लेस शैल, उस जगह के शैल मैंडेटरी है, उनको क्या करना पड़ेगा, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज ओवरसेड, जब डिमांड करेगा पुलिसकर्मी की मेरे पास अथॉरिटी दे रखी है मेरे को कानून ने कि मैं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हूँ, वो तुम्हारे घर में घुस चुका है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा उसको, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज ओवरसेड, तो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को जो ऑक्यूपायर है, इंचार्ज है उस जगह का जिसमें एक गिरफ्तार किया जाना है व्यक्ति वो घुस गया है, तो उस ऑक्यूपायर को डिमांड करेगा कि मेरे को क्या करने दो। देखिए, और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेंस देयर टू, कि डिमांड करेगा कि तुम मेरे को अपने घर में आने दो और मैं अंदर जाके उस व्यक्ति को जिसको मैं गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, अलाउ हिम फ्री इनग्रेंस देयर टू, इनग्रेंस का मतलब होता है एंट्री देयर टू, मतलब एज इट इज, जैसा घर है वैसे के वैसे, कोई 2 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, कोई 5 मिनट का टाइम मिलेगा अंदर जाके मैं कोई चिटकनी वगैरह बंद कर दूं, नो, देयर टू, जैसा बोला है और वो बाहर आया वैसे की वैसे एज इट इज एंट्री देनी पड़ेगी, फ्री इनग्रेंस किसको, उस व्यक्ति को जो कि जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो कि अथॉरिटी रखता है कानून के द्वारा कि वो अरेस्ट कर सकता है। आप देखिए, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर इन, और वो व्यक्ति जो कि इंचार्ज है एक जगह का जिसमें अपराधी घुस गया है, या फिर एक व्यक्ति रिजाइड कर रहा है वहां पर जिसमें अपराधी घुस गया है, तो वो पुलिस ऑफिसर को हर रीजनेबल फैसिलिटी देगा ताकि खोजबीन हो सके उस व्यक्ति की जो अपराधी उसके घर में घुस गया है। ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन 44 का सबसेक्शन 1 सिर्फ घर वगैरह तक सीमित नहीं है, घर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, होटल्स हो गया, ठीक है, कोई भी मॉल हो गए, यहाँ तक भी, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अगर कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसको गिरफ्तार करना गया है, तो इंचार्ज वगैरह पुलिस ऑफिसर को, या वो व्यक्ति जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट अपने पास रखता है उसकी डिमांड पर वो व्यक्ति फ्री इनग्रेस उस जगह पर इन व्यक्तियों को देगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2, इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, अगर
एंट्री उस जगह में जो सब सेक्शन 1 में बताई गई है कि एक गिरफ्तार जो व्यक्ति को करना है वो एक जगह में घुस गया है, पर आपको इनग्रेस नहीं मिल पाती। इनग्रेस क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि भाई क्या पता कोई इंचार्ज हो ही ना उस जगह का, क्या पता वो जगह अंदर से बंद वगैरह हो और उसमें कोई रिजाइड ही ना कर रहा हो, एक अपराधी एक गुप्त जगह में घुस गया हो, बिल्कुल तो खंडर सी जगह। आप देखिए, इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, कह रहा है अगर एंट्री नहीं मिलती है पुलिस ऑफिसर को या उस व्यक्ति को जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके पास अरेस्ट वारंट है सबसेक्शन 1 के तहत, तो क्या होगा देखिए, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर द पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein। तो बोल रहा है अगर भाई कोई इंचार्ज है उस जगह का, हॉस्पिटल का, बिल्डिंग का या किसी भी जगह का, ठीक है, या फिर वो एंट्री नहीं करने दे रहा पुलिस ऑफिसर को, भाई मैं क्यों करने दूं, सर्च वारंट लेके आओ, ये लेके आओ, बस उसके पास पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी कानून ने दे रखी है, वो गिरफ्तार कर सकता है, पर ये अथॉरिटी तो नहीं है ना किसी और के घर में घुसकर वो गिरफ्तार कर सकता है, किसी और के घर में वो एंट्री ले सकता है। तो बस सिर्फ ये कह रखा है इसमें कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक वारंट इशू करवा के लाए, सर्च वारंट इशू करवा के लाए कोर्ट से कि उस घर का वो पता दे और कोर्ट सर्च वारंट इशू करे। तो क्या अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अपराधी के पास कि जैसे पुलिस ऑफिसर वहां से कोर्ट में जाएगा वारंट इशू करवाने, तो अपराधी वहां से निकल के भाग जाएगा, तो अब वो हाथ नहीं आने वाला। तो अब देखिए पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। बट पुलिसकर्मी या वो व्यक्ति जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट अपने पास रखता है और एक अपराधी को गिरफ्तार करने किसी के घर में जाता है जो कि अपराधी उसके घर में घुस गया है, तो ये कह रहा है कि भाई वो पुलिस ऑफिसर या वो व्यक्ति जो अपराधी जो वारंट अरेस्ट वारंट को अपने पास लिए हुआ है और गिरफ्तार करने जाता है, वो बिल्कुल ही मौका नहीं दे सकता अपराधी को कि वो एस्केप हो जाए, भाग निकले वहां से। अब देखिए क्या करेगा फिर पुलिसकर्मी, for a police officer to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place। और अब पुलिसकर्मी क्या करेगा भाई, अब वो उस घर में घुस जाएगा, कोई उसको सर्च वारंट लाने की मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। अगर उसको रीजन टू बिलीव पूरा पक्का है कि रीजन टू बिलीव मतलब यकीन करने के कारण है कि अपराधी यहाँ इसी घर में घुसा है और उस घर का मालिक ऑक्यूपायर पुलिस ऑफिसर को घर में घुसने नहीं दे रहा सर्च करने के लिए, तो वो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस, तो एक पुलिसकर्मी उस जगह पे एंटर कर जाएगा, ठीक है, एंड सर्च देयर इन, और वहां पे सर्च करने लग जाएगा, देयर इन मतलब एज इट इज उस जगह पे। अब देखिए एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन एंट्रेंस इनटू सच प्लेस, और अगर ऑक्यूपायर उस जगह का पुलिसकर्मी को अंदर नहीं घुसने दे रहा है, तो पुलिसकर्मी कैसे अपनी एंट्रेंस मतलब एंट्री उस जगह में लेगा, टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो, कोई भी बाहर का दरवाजा तोड़ देगा, कोई भी बाहर की खिड़की तोड़ देगा और पुलिस वाला अंदर चला जाएगा उस घर के, ऑफ एनी हाउस और प्लेस, किसी भी घर की या किसी भी और जगह की। हाउस में तो घर आ जाते हैं, प्लेस में मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह और ये हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह ये आ जाते हैं। अब देखिए वेदर डेट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और ऑफ एनी अदर पर्सन, हाउस और जो प्लेस है वो या तो गिरफ्तार जो व्यक्ति गिरफ्तार होना उसी की है या फिर वो किसी अन्य व्यक्ति की है, ठीक है। अब देखिए whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। तो ये बताया गया है सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 के लेटर पार्ट में ये बताया गया कि पुलिसकर्मी पहले तो भाई उससे जो इंचार्ज है, जो रेजिडेंस है उस घर का, उस प्लेस का, उस प्लेस का, उस हाउस का, तो पहले तो उसको डिमांड करेगा कि मेरे को अंदर आने दीजिए, उसको संतुष्टजनक 2-4 दबाव देगा, ठीक है। मतलब भाई वो व्यक्ति पूछेगा जिसके घर में पुलिस वाला घुसने वाला सर्च एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, सर्च करने के लिए क्या उस घर में व्यक्ति है भी या नहीं है, तो पहले तो भाई हर ऑफिसर से 2-4 सवाल पूछे जाते हैं, भाई आप हमारे घर में घुस रहे हो, आपको कौन पकड़ना है, क्या है, हमारे घर में तो वो रहता ही नहीं, पर आपने क्या देखा है वो हमारे घर में कूद कर छलांग मार कर आ गया है, तो भाई पुलिस ऑफिसर उन घर वालों को संतुष्ट कर देगा, तो वो उसको एडमिटेंस दे देंगे। अगर भाई नहीं कर पाए संतुष्ट, वो अपनी दादागिरी दिखा रहा पुलिस वाला, तो कौन अपने घर में पुलिस वाले को भाई घुसाएगा कि भाई सर्च कर हमारे घर में कहाँ वो मुजरिम छुपा हुआ है जिसकी तुम गिरफ्तारी करना चाहते हो, ठीक है। तो यही कह रहा है पहले, इफ आफ्टर नोटिफिकेशन, तो ये सारे काम दरवाजे खिड़की उड़की तोड़ के पुलिस वाला तभी घुसेगा जब वो अपनी नोटिफिकेशन दे देगा, अपनी अथॉरिटी वाली नोटिफिकेशन कौन देगा, जिस व्यक्ति के पास अरेस्ट वारंट है, एंड पर्पस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, और क्या पर्पस है कि आप किसी घर में मतलब हाउस में किसी प्लेस में घुसना चाहते हो, एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, और वो डिमांड भी रखेगा, मतलब बोलेगा कि मेरे को अंदर जाने दीजिए ऑक्यूपायर से या फिर उस व्यक्ति से जो एक हाउस या प्लेस का इंचार्ज है, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिशन। फिर अब भी अगर उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है जो इंचार्ज है एक प्लेस का या हाउस का, तो फिर अब पुलिसकर्मी बाहर वाले दरवाजे तोड़ देगा, अंदर वाला दरवाजा तोड़ देगा और खिड़की वगैरह भी तोड़ के अंदर घुस जाएगा उस जगह के, ठीक है। अब ये
हमारा हुआ सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो हम पढ़ते, देखिए प्रोवाइडेड इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब ये लीजिए, बताया गया है कि जो जिस प्लेस में, जिस जगह में पुलिस वाले को घुसना है या एक व्यक्ति जिसके पास अरेस्ट वारंट है उसको घुसना है, तो वो एक अपार्टमेंट है, और वो अपार्टमेंट है किसकी ऑक्यूपेंसी में, कौन उसमें रहता है, एक फीमेल रहती है, ठीक है। और वो फीमेल वो महिला भी नहीं है जिसको गिरफ्तार होना है, तो वो फीमेल कौन है, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, जो, और वो फीमेल वो है जो कि रीति रिवाज के तहत पब्लिक में, जनता जनार्दन में अपना मुखड़ा नहीं दिखाती है। तो ये कौन सी लेडी है, पर्दा नशीन लेडी, इसको बोलते हैं पर्दा नशीन लेडी। यहाँ पे लिख भी लीजिए, पर्दा नशीन लेडी है, ठीक है, पर्दा नशीन लेडी है। तो और वो पर्दा नशीन लेडी को गिरफ्तार भी नहीं करना। आप देखिए, सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल, तो वो व्यक्ति जिसके पास अरेस्ट वारंट है या वो पुलिसकर्मी जो ऑथोराइज्ड बाय लॉ है कि वो पहले से गिरफ्तार करने की पावर रखता है, तो वो क्या करेंगे, शैल, मैंडेटरी उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर एक महिला पर्दानशीन लेडी एक अपार्टमेंट के अंदर है और वो महिला गिरफ्तार भी नहीं करनी है, तो क्या करेंगे, बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में जिसमें पर्दानशीन लेडी रहती है उसमें घुसने से पहले गिव नोटिस टू सच फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, तो नोटिस देगा पुलिसकर्मी कि आप अपनी पूरी फ्रीडम में हो कि आप इस अपार्टमेंट को छोड़ के बाहर खड़े हो सकते हो ताकि हम अंदर आ जाए। और देखिए क्या करेगा वो, एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, और उस पर्दानशीन लेडी को हर रीजनेबल, हर मुमकिन फैसिलिटी पुलिसकर्मी देगा और उसको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, उसको पर्दानशीन लेडी को उस अपार्टमेंट से निकलने के लिए। मान के चलिए एक अपार्टमेंट में एक मुलजिम, एक अक्यूज रहता है, और अक्यूज के साथ उसकी घरवाली भी रहती है, और वो घरवाली उसकी क्या है, वो पर्दानशीन लेडी है। तो अक्यूज इतना चालू, उसको पता है कि भाई अगर पर्दानशीन लेडी है तो मैं इसको आगे कर दूंगा, मैं बाथरूम में जाके छुप जाऊंगा, पर्दानशीन लेडी इनसे बात कर लेगी। वो अब पर्दानशीन लेडी जैसे उससे बात करेगी तो कह देगी भाई मैं पर्दानशीन लेडी हूँ, आप मेरे घर में घुस नहीं सकते। तो इसी के लिए ये लेजिस्लेचर ने सेक्शन बना रखा था, सीआरपीसी में भी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐड किया गया है कि भाई कोई पर्दानशीन लेडी है तो आप वापस मुड़ के उसके गेट से वापस नहीं चले जाओगे, क्योंकि अक्यूज अंदर हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे कि मैम आप पूरी लिबर्टी पे हो, आप पर्दानशीन लेडी हो और रीति रिवाज में आप पब्लिक में अपना मुखड़ा नहीं दिखाते, तो आप कृपा करके हम आपको सारी मुमकिन मदद दे रहे हैं, आप बाहर निकल जाइए, आप 2 मिनट के लिए बाहर निकल लीजिए, बस हमें एक व्यक्ति आपके घर में छुपा हुआ है जिसको हम गिरफ्तार करने वाले हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, अगर, और फिर अब जैसे पर्दानशीन लेडी बाहर निकली तो उसके अपार्टमेंट में पुलिस वाला घुसेगा और वो व्यक्ति जो अक्यूज है वो बाथरूम में छुपा है तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ेगा और उस अक्यूज को खींचते हुए अपने साथ थाने ले जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया है, अगर ये मान के चलिए पर्दानशीन लेडी ही वो अक्यूज्ड है, मतलब एक अक्यूज पर्दानशीन लेडी ही है, तो क्या उसको लिबर्टी वगैरह दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर पर्दानशीन लेडी ही अगर अक्यूज्ड है, अगर उसकी ही गिरफ्तारी करनी है एक पुलिसकर्मी को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट अपने पास लिया हुआ है, तो कोई भी पर्दानशीन लेडी को कोई लिबर्टी नहीं दी जाएगी, उसको भी डायरेक्टली जाकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर सिर्फ किसके द्वारा किया जाएगा? फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। और फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा तो वो मतलब अरेस्ट तो मेल पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं, मतलब किसी फीमेल को, किसी पर्दानशीन लेडी को, लेकिन वो उसको टच एंड कन्फाइन नहीं कर सके, मैं तो छू नहीं सकते। लेकिन फीमेल पुलिसकर्मी पर्दानशीन लेडी अगर जिसको गिरफ्तार करना है, मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार होना है वो पर्दानशीन लेडी है, तो फीमेल पुलिसकर्मी ही उसको मतलब गिरफ्तार करेगी अगर टच एंड कन्फाइन करने की नौबत आई। अगर पर्दानशीन लेडी को टच एंड कन्फाइन करने की नौबत नहीं आई तो सीधा मेल पुलिसकर्मी भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और वो हमने पहले वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि भाई महिला को बस ओरल इंटीमेशन पे बोला ना कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो उसका गिरफ्तार प्रिज्यूम कर लिया जाता है कानून की नज़रों में, ठीक है। ये हमने कौन से सेक्शन में देखने को लिए मिला था, जल्दी से बताइए। ये हमने कौन से सेक्शन में देखने को लिए मिला था? ये हमें सेक्शन 43 में देखने को लिए मिला था, ठीक है। 43 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में हमें यह देखने के लिए मिला था, ठीक है। सेक्शन 43 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में हमें यह देखने के लिए मिला था। तो हम सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो के साथ में भी उस सेक्शन का नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 43 का 1 का प्रोवाइजो, ठीक है। सेक्शन 43 का 1 का प्रोवाइजो, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, आगे याद रहता है। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे सेक्शन 44 का सबसेक्शन 3। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति, मतलब एनी प्राइवेट व्यक्ति मतलब ऑथराइज्ड है, मतलब वो गिरफ्तारी कर सकता है। मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयरइन। तो मान के चलिए एक पुलिसकर्मी जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है कि वो गिरफ्तारी कर सकता था, वो किसी के घर में घुस गया है।
अब क्या हुआ, तो जो वो है, जो अपराधी है जिसको गिरफ्तार करना था, वो बड़ा चालू है, वो अपनी ऊपर वाला कोई या कोई सीक्रेट डोर से, बैक डोर से, अंडरग्राउंड डोर से निकल के आ गया है और उस पुलिस वाले को अब अंदर डिटेन कर लिया उस अपराधी ने, ठीक है, और वो डिटेन करके ताला मार के वहां भाग गया है। तो यही कह रहा है कि पुलिसकर्मी अब अंदर घुटा नहीं रहेगा और वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए, लिबरेट करने के लिए उस अपराधी के घर से या किसी और के घर में जिसमें अपराधी छुपा हुआ था, कोई भी इनर डोर, आउटर डोर, कोई भी खिड़की खुड़की तोड़ के अपने आप को लिबरेट कर लेगा, बाहर कर लेगा। तो और मान के चलिए कोई पुलिसकर्मी ने किसी और व्यक्ति को बोला था कि तुम इसके घर के अंदर जाओ और तुम अरेस्ट को एग्जीक्यूट, तुम वारंट को एग्जीक्यूट करो, और उस व्यक्ति को अब एनी प्राइवेट व्यक्ति को अब वो जो अक्यूज है जिसकी गिरफ्तारी होनी थी, वो दरवाजा बंद करके घर में अंदर गोट कर, मतलब कन्फाइन करके भाग गया है। तो क्या वो अदर पर्सन भी अंदर वाला दरवाजा तोड़ के अपने आप को लिबरेट कर सकता है? 100% कर सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 44 का सब सेक्शन 3, जो कि हमने आज अभी पूरा पढ़ा, सेक्शन 44, जो कि मतलब सीधा सीधा क्या बताता है, सर्च ऑफ प्लेस की छानबीन होगी उस जगह की, एंटर्ड बाय पर्सन, जो कि प्लेस में एक व्यक्ति एंटर्ड कर गया, मतलब एंट्री ले गया है, सो टू बी रशी, और वो व्यक्ति जो एक प्लेस में एंट्री ले गया है, वही व्यक्ति गिरफ्तार होना है। तो अब उस प्लेस की सर्च होगी और ये सब सेक्शन 1, 2, 3 इनके प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेक्शन 44 पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 45। अब देखिए, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शंस, तो अब पीछा किया जाएगा ऑफेंडर्स का, अपराधियों का, दूसरी जुरिडिक्शंस में, ठीक है। अब ये देखिए सेक्शन 45 का मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ, देखिए। अब पुलिस ऑफिसर में, तो एक पुलिसकर्मी ही में उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो करे भी परसूट ना भी करे। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन, और किस मतलब के लिए, बस गिरफ्तार करने के लिए एक व्यक्ति को, और वो भी विदाउट वारंट, कोई वारंट नहीं दिखाएगा वो। और देखिए, whom he is authorized to arrest, जिसको वो ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए, मतलब वो हकदारी अरेस्ट करने के लिए, परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, तो वो उस व्यक्ति को जिसके लिए वो ऑथराइज है उसको गिरफ्तार करने के लिए, वो उसको परस्यू करेगा, मतलब उसका पीछा करेगा। और कहाँ करेगा? पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कर लेगा, ठीक है। अब मान के चलिए गुड़गांव के सेक्टर 10 में कोई अपराध हो गया है, एक चोरी जैसा अपराध हो गया है, कोई किडनैपिंग हो गई है, पर अब विक्टिम वगैरह को बचा लिया गया है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो अपराधी है वो फरार हो गया है। अब गुड़गांव में वह क्राइम करके गोवा भाग गया है। तो अब क्या गुड़गांव के पुलिस वाले उसको जाके गोवा पकड़ सकते हैं? यस, पकड़ सकते हैं। वो रेड गोवा में भी जाके मार सकते हैं, मतलब रेड कमिट कर सकते हैं पुलिस वाले, और गोवा में भी जो गुड़गांव में अपराध कर रहा था उसको गोवा में भी अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑफेंडर को, ठीक है। तो ये में कौन से सेक्शन के तहत पावर देखने को मिलती है पुलिस ऑफिसर की? सेक्शन 45B एंड SS के तहत, ठीक है। हम पढ़ते हैं सेक्शन 46 और 45 में एक और बात बताना चाहता हूं मैं। पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India, तो एक पुलिसकर्मी, मतलब गुड़गांव का पुलिसकर्मी भाई पूरे इंडिया में अरेस्ट करने की पावर रखता है ना एक पुलिसकर्मी, तो वो कर लेगा, ठीक है। और वो मतलब ये नहीं है कि वो गोवा भाग गया तो वो हरियाणा में अरेस्ट कर सकता है गुड़गांव का पुलिसकर्मी, या गुड़गांव में अरेस्ट कर सकता है, नहीं, वो पूरे इंडिया में कहीं भी अरेस्ट कर सकता है। ये साफ साफ B एंड SS ने सेक्शन 45 के लेटर पार्ट ने हमें यह दिखाने को दे दिया। इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, कोई सी भी जगह भारतवर्ष की हो जाए, ठीक है, कोई सी भी जगह। इनटू एनी प्लेस ये बहुत ही वाइड टर्म है, वो जगह कोई लैंड भी हो सकता है, वो जगह किसी का हाउस भी हो सकता है, वो जगह पार्लियामेंट बिल्डिंग भी हो सकती है, वो जगह मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी रहने रोने की चीज़ें हैं, वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मुंबई पोर्ट पे कोई समुद्री जहाज खड़ी है, क्या उसमें भी एक व्यक्ति अगर जाके छुप गया है तो मतलब उसका पीछा पुलिस वाला कर सकता है, 100% उस जहाज में भी जाके कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करना है, और उसकी अरेस्ट के लिए वो ऑथराइज्ड है। मतलब ऑथराइज्ड कैसे है वो? मान के चलिए कोई जेल में एक मुलजिम को रखा हुआ था, वो एक जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर को रखा हुआ था, और 2-3 महीने अंडर ट्रायल प्रिजनर जेल में रहा, उसको हिंट मिल गया कि मेरे को जेल कैसे ब्रेक करनी है, तो वो गुड़गांव की जेल को ब्रेक करके गोवा भाग गया। तो अब जेल सुपरिटेंडेंट रहता है, जो जेल का DSP रहता है, क्या वो अब उस जो भगा हुआ मुलजिम है, अक्यूज्ड है जेल से, क्या उसको गोवा में जाके पकड़ सकता है? ऑब्वियसली पकड़ सकता है, वो उसको कोई वारंट की जरूरत नहीं है, वो गोवा में जाके या तो खुद पकड़ सकता है या और अपने सहयोगी को भेज सकता है कि जाओ, वो एक गुड़गांव का एक व्यक्ति था जो कि अपराधी था, वो गुड़गांव की जेल में बंद था और वो जेल ब्रेक करके गोवा भाग गया, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जाओ तुम उसे अरेस्ट करो। अब क्या जेल सुपरिटेंडेंट को कानून ने ऑथराइज कर रखा है ना कि अरेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो यही है सेक्शन 45 हमारा, ठीक है। इसमें अन्य पुलिस वाले भी आ जाते हैं और जेल सुपरिटेंडेंट भी आ जाते हैं। तो सेक्शन 45 के साथ में आप लिख भी सकते हैं जेल सुपरिटेंडेंट। अब देखिए लिख लेता हूं मैं, जेल
टेंडेंट, ठीक है, लिखने में बहुत फायदा, आगे जाके याद रहते हैं। अब देखिए सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 46 ऑफ BNSS। अब देखिए नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, भाई अब जितना पकड़ना है, जितना कुछ दबाना है, मतलब आपको एक अपराधी को पकड़ में लेना है, पर वो नॉर्मली रिस्ट्रेंट होना चाहिए, अननेसेसरी बिना जरूरत वाला रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए अपराधी को आपने बोला कि पुलिसकर्मी ने बोला कि यू आर अंडर अरेस्ट। अब अपराधी बोल रहा है ओके सर मेरे को ले चलिए थाने में, पर पुलिस वाला क्या कर रहा है, उसकी नेक में हाथ डाल के उसको ऐसे अपनी कोहनी में अपने कोहनी के नीचे, मतलब अपने ऐसे दबा के अब अपनी जीप तक लेके जा रहा है। तो ये क्या है, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ठीक है, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। पहले इसमें साफ साफ क्या कनेक्ट होते हैं मिलता था कि भाई शैकल्स वगैरह को मना कर रहे थे, कि भाई शैकल्स वगैरह जो ये हथकड़ियाँ होती है ये नहीं लगानी पड़ती। और ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत मना होती थी, सेक्शन 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मना होती थी। तो ये सेक्शन 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो है ये पहले CRPC में सेक्शन 49 हुआ करता। तो जो शैकल्स वगैरह हैं, जो हथकड़ियाँ वगैरह जो कैदियों को, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को पहना दी जाती थी, तो जज क्या कहते थे कि भाई जाके सेक्शन 49 CRPC पढ़ के और आगे से इस अपराधी को मेरी कोर्ट में इन हथकड़ियों के साथ मत लेके आना। लेकिन अब हमारे लेजिस्लेचर ने BNSS में साफ साफ बोल दिया है कि ग्रेविटी और जो नेचर ऑफ द ऑफेंस है, अगर वो बहुत हीनियस किस्म का है, या फिर मर्डर, रेप वगैरह का और 2-4 ऑफेंसेस बताए हैं, किडनैपिंग वगैरह का है, या फिर किसी ने एसिड थ्रो किया, ये वाले ऑफेंसेस, तो अपराधी को आप हथकड़ियाँ पहना सकते हो। तो ये सीधे सीधा कौन से सेक्शन से कनेक्ट हो रहा है, ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है सेक्शन 43 के सब सेक्शन 3 के साथ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए अब साइड में सेक्शन 43 के सब सेक्शन 3 के साथ, जिसमें हैंडकफ अब अलाउड कर दी गई है, ठीक है। उसके साइड में हम सेक्शन 46 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम सेक्शन 46 लिख सकते हैं, ठीक है। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ये हमें आने वाले टाइम में काम करेगा जब हम प्री की तैयारी करेंगे, रैपिड रिविजन और भी रैपिडली, मतलब तो हमें इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, पढ़ने में। तो तुरंत हमारे सेक्शंस कनेक्ट होते चलेंगे। अब देखिए सेक्शन 46 की मैं इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, कोई भी जो जरूरी नहीं है, अजरूरी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, मतलब एक अपराधी को दबोचा हुआ नहीं जाएगा, एक अपराधी को मतलब एक ऐसा रिस्ट्रेंट, मतलब ऐसे बंधन में नहीं बांधा जाएगा जहाँ मतलब वो अपराधी खुलकर जा सकता है, लेकिन वो उसको जाने नहीं दिया जा रहा, मतलब उसको ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाएगी अपराधी को। अब देखिए बॉडी, अब इसकी सेक्शन 46 की मैं बॉडी पढ़ने वाला हूँ, सेक्शन 46 की बॉडी पढ़ने वाला हूँ। देखिए द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है उसको सब्जेक्ट नहीं बनाना, मतलब उसको क्या नहीं बनाना, सब्जेक्ट नहीं बनाना, किस चीज का, टू मोर रिस्ट्रेंट, की उसको ज्यादा रिस्ट्रेंट नहीं देना, देन इज नेसेसरी, जितना की चाहिए, जितना की जरूरी है उससे ज्यादा रिस्ट्रेंट मत देना, उसको बंधक उसको तकलीफ मत देना, टू प्रिवेंट हिज एस्केप, बस इतना ही रिस्ट्रेंट देना ताकि वो भाग ना पाए, ठीक है, ताकि वो भाग ना पाए। अब रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक पुलिसकर्मी एक अपराधी को गिरफ्तार करने गया एक मर्डर केस में, ठीक है, तो अपराधी भाई अब तो BNSS ने खुली पूरी वो दे दी कि सेक्शन 43 के सब सेक्शन 3 में कि हैंडकफ मर्डरर को, जिसने मर्डर किया उसको पहना सकते हैं। तो मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अगर CRPC के टाइम की बात बता रहा हूँ, अगर एक अपराधी को पुलिस वाला अरेस्ट करने गया है तो उसको उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पुलिसकर्मी उसके घर में ही, अगर वो अपराधी कह रहा है ना सर मैं तो चल रहा हूँ, जीप में बैठ रहा हूँ, चलो, और वो वाकई में चल भी रहा है, अब 2-4 पुलिस वाले उसके पीछे हो गए, 2-4 पुलिस वाले उसके आगे, 2 साइड में हो गया, वो बीच में, तो क्या वो भाग सकता है कहीं भी, क्या वो एस्केप कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो क्या वहाँ हथकड़ी लगानी जरूरी थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो वो हमें बाहर दिया गया था कि वहाँ उस स्टेज में हथकड़ी नहीं लगा सकते। पर अब एक्सप्रेसली सेक्शन 43 के सब सेक्शन 3 में जो खुलकर लेजिस्लेचर ने जो फ्रीडम दे दी है कि भाई हैंडकफ आप लगा सकते हो, जो विभिन्न तरह के जो अपराध बता रखे हैं उनमें, ठीक है। तो यही कह रखा है भाई, आप अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं दोगे, जितना जरूरी है ना उसकी अपराधी की एस्केप, मतलब वो भाग ना जाए, उतना आप उसको रिस्ट्रेंट दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। अब मान के चलिए अपराधी पुलिस वैन में बैठा है और पुलिस वैन में भाई पूरा बाहर से ताला लगा दिया आपने, ठीक है। अब जो ये जेल की वैन आती है, जो जेल की बस आती है, जो कि जेल में आती है ना, सॉरी, जो कि कोर्ट में आती है, जब अंडर ट्रायल प्रिजनर की पेशी होती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो इन प्रिजनर्स को क्या करते हैं,
इन प्रिजनर्स को क्या करते हैं, सीधा सीधा कौन सी धारा के तहत करते हैं, इसी सेक्शन 46 की धारा के तहत करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कोर्ट में जब उनके अक्यूज की जो अंडर ट्रायल प्रिजनर जेल से आते हैं कोर्ट में, उनकी हाजिरी होती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं उनको उंगलियों में उंगलियां फंसा के लाते हैं, वो कभी भी हथकड़ी पहना के नहीं लाते। कौन सा सेक्शन लगता है उनके तहत, सेक्शन 46 लगता है, ठीक है। 46 की वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो जज के सामने या फिर उनको अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। अब हाथों में हाथ डाला हुआ है एक पुलिस वाले ने एक अपराधी, क्या वो भाग सकता है, बिल्कुल भी नहीं भाग सकता भाई। एक्सेप्शनल केसेस में धक्का धुक्का मार के भाग भी पाएगा, लेकिन कोर्ट इतना बड़ा होता है, कोई ना कोई पुलिस वाला उसको तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है। मैंने तो आज तक नहीं सुना, इतने साल हो गए मेरे को कोर्ट में जाते हुए, कि कोई अक्यूज्ड पेशी पे आया है और हाथों में हाथ छुड़वा के एक पुलिस वाले को धक्का मार के भाग गया, कभी नहीं सुना मैंने। लेकिन ये सेक्शन 46 हमें यही बताता है कि इतना आप रिस्ट्रेन, इतना कष्ट उसको मत देना जितना कि उसको चाहिए था, मतलब आप उतना ही उसको कष्ट देना जितना कि जरूरी है, सिर्फ उसकी एस्केप, उसको वो भाग ना जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, पर उसको इतना कष्ट मत देना को जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 47, ठीक है। तो ये सेक्शन अब छोटे छोटे से रह गए थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये सेक्शन अब छोटे छोटे से रह गए, अब थोड़े बहुत अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 ऑफ बी एंड प्लस। देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ये लीजिए, अब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उस गिरफ्तारी व्यक्ति को जानकारी देनी पड़ेगी कि क्या क्या आधार है तुम्हारी गिरफ्तारी के, और साथ में यह जानकारी तो देनी पड़ेगी कि क्या आधार है, कौन से आधारों पर हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है, एंड राइट टू बेल। और प्लस में ये भी, अब जहाँ भी एंड आ जाए वहाँ प्लस लगा लेना, और ये साथ साथ में क्या बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है, तुम बेल ले सकते हो नहीं, मतलब तुम्हारे पास बेल के अधिकार है, तुम पुलिस वालों को यह बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ सेक्शन 47 का सब सेक्शन 1। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी एनी अदर पर्सन, मतलब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं विदाउट वारंट, और कैसे कर रहे हैं, विदाउट वारंट की, बिना किसी मैजिस्ट्रेट के वारंट के कर रहे हैं। अब देखिए, शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस। तो इमीडिएटली जब पुलिस ऑफिसर या वो प्राइवेट व्यक्ति जब एक व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं, तो उस व्यक्ति को वो पुलिसकर्मी क्या बताएगा कि तुरंत इमीडिएटली क्या बताएगा कि क्या आधार है, फुल पर्टिकुलर्स उसको वार्तालाप में बताएगा कि क्या पर्टिकुलर्स हैं जो तुमने अपराध किया है, वो उसको बताए जाएंगे। अब देखिए, फॉर विच ही इज अरेस्टेड, और कौन से अपराधों के लिए तुमने क्या कांड किया था और उसके लिए तुम्हें गिरफ्तारित किया जा रहा है। अब देखिए, और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, या और कोई अन्य ग्राउंड्स है, पर्टिकुलर्स नहीं है, या कोई और ग्राउंड्स है, तो वो भी ग्राउंड्स उस व्यक्ति को बताने पड़ेंगे जिसको एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर रहा है विदाउट एन वारंट, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 47 का सब सेक्शन 2, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां एक पुलिसकर्मी अरेस्ट करता है बिना किसी वारंट के, और ये वारंट कौन देता है, अरेस्ट वारंट देता है मैजिस्ट्रेट, और नॉन कोग्निजेबल केस का केस है, ठीक है। नॉन कोग्निजेबल केस का नहीं, ये देखिए, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सीधा केस कोग्निजेबल केस का है, ठीक है। अब देखिए, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां एक पुलिसकर्मी अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है एक व्यक्ति को विदाउट वारंट, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और अब 47 के सबसेक्शन 2 में क्लियर कर दिया है, विदाउट वारंट पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को अरेस्ट करता है, और वो व्यक्ति कौन है, अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो वो व्यक्ति है जिसने एक बेलेबल अपराध कर रखा है, मतलब सीधा बेलेबल अपराध कर रखा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि उसने क्या कर रखा है, बेलेबल ऑफेंस कर रखा है, ठीक है। अब इसमें लिख रखा है, इसमें तो साफ कंफ्यूजन के लिए लिख रखा है, वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, जहां एक पुलिसकर्मी अरेस्ट गिरफ्तार करता है एक व्यक्ति को विदाउट वारंट, ठीक है। अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और वो व्यक्ति जिसको पुलिसकर्मी अरेस्ट करता है विदाउट वारंट, वो व्यक्ति कौन है कि जो कि अपराधी नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, मतलब उसने बेलेबल अपराध कर रखा। अब देखिए, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, तो वो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को जिसने बेलेबल अपराध कर रखा उसको बताएगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, उसको जानकारी देगा क्या कि दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, कि तुम हकदारित हो कि तुम बेल पर तुम्हें रिलीज छोड़ा जा सकता है। अब देखिए, एंड दैट ही मे अरेंज फॉर शॉर्टेज ऑन हिज बिहाफ, और तुम अपने बिहाफ पे शॉर्टेज गारंटर जो तुम्हारी जमानती रहेंगे उनको अरेंज कर लो। ये तुम्हें वो पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को जिसने बेलेबल ऑफेंस किया उसको बता दिया जाता है, ठीक है। तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी पुलिस ऑफिसर बताएगा कि क्या तुम्हारी राइट है बेल वगैरह की, बिल्कुल नहीं बताएगा, हमारे लेजिस्लेचर ने नहीं लिख रखा। क्या जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है, या क्या जिस व्यक्ति ने रेप किया है, या किस व्यक्ति ने ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट किए हैं, किसी व्यक्ति ने भाई गैंग रेप किया है, या फिर किडनैपिंग किया, अबडक्शन किया है,
ठीक है, थेफ्ट किया है या फिर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस किया है, तो क्या उन केसेस में भी जो नॉन अवेलेबल केस है, क्या उन केसेस में भी पुलिस ऑफिसर उस अक्यूज को जिसको उसने गिरफ्तार कर रखा है, क्या उसको बताएगा कि तुम्हारे पास राइट है बेल की? भाई उसमें राइट है नहीं, क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस वाले की कोई भी बाध्यता नहीं है, बाउंड नहीं है वो, क्यों वो इन्फॉर्म करेगा कि तुम्हारे पास कोई राइट है। पर हाँ 47 के सबसेक्शन 1 में अगर वो व्यक्ति उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा, तो उसको कि उसने क्या कांड कर रखा, उसने कौन से अपराध में उसकी संलिप्तता है, उसके बारे में सारे पर्टिकुलर उसको जरूर देगा। ठीक है, तो हम 47 के सबसेक्शन 1 के साइड में लिख सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तो भाई जैसे फुल पर्टिकुलर्स पुलिस वाला नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दे रहा है कि आपने ये ऑफेंस करे, आपके ऊपर यही हमारे पास कंप्लेंट आई थी और हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो क्या बेलेबल ऑफेंस में जब एक पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, अरेस्ट कर लेगा, मतलब थाने में ले आएगा, अरेस्ट तो नहीं करेगा, थाने में ले आएगा जांच, मतलब कुछ पूछताछ करने के लिए। अब पूछताछ तो क्या करेगा, मतलब थाने में ले आएगा, तो क्या बेलेबल ऑफेंस में वो पर्टिकुलर नहीं बताएगा? 100% पर्टिकुलर बताएगा, और पर्टिकुलर बता के उस व्यक्ति को जिसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया उसको रेफर कर देगा मैजिस्ट्रेट के पास सीधा। और रेफर मैजिस्ट्रेट के पास क्यों करेगा कि जाओ इसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, और साथ में एक पुलिस वाला भी जाएगा, आईओ जो उस केस का बनेगा, जो कि सीधा वहीं से ही डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर या फिर अरेस्ट वारंट जो भी रेलिवेंट सा मैजिस्ट्रेट को लगता है वो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 47 ऑफ द BNSS। अब पढ़ेंगे सेक्शन 48 ऑफ BNSS। अब देखिए, obligation of person making arrest to inform about arrest etc to relative और friend। ये लीजिए, अब obligation है मतलब ड्यूटी है, क्या? ओ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, ड्यूटी है उस व्यक्ति की जो कि गिरफ्तारी मेड कर रहा है, टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट, की जानकारी दे कि मैंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो किसको जानकारी दे? टू रिलेटिव और फ्रेंड, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके रिश्तेदार को या उसके दोस्त को। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता, तो हर एक पुलिसकर्मी या कोई और अन्य पर्सन है, मतलब या तो कोई व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति है, तो वो गिरफ्तारी मेड कर रहा है और इस संहिता के तहत कर रहा है, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कर रहा है। देखिए, शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट, तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा, किसके संदर्भ में? इस गिरफ्तारी के संदर्भ में। और किसको देगा? and place where the arrested person is being held to any of these relatives, friends or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district। ये लीजिए भाई, क्या करेगा? इन दिस संहिता शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन, तो पुलिसकर्मी जो गिरफ्तार कर रहा है एक व्यक्ति को इस संहिता के तहत कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कर रहा है, तो शैल फोर्थविथ तुरंत की तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देगा, गिव द इन्फॉर्मेशन जानकारी देगा, रिगार्डिंग सच अरेस्ट, किस संदर्भ में? ये इस गिरफ्तारी के संदर्भ में। और किसको देगा? एंड प्लेस, गिरफ्तारी के संदर्भ में देगा, और कौन सी वो जगह है जिसमें वेयर द पर्सन अरेस्टेड इज बीइंग हेल्ड, कि जो व्यक्ति गिरफ्तारी था उसको मैंने कहाँ रखा हुआ है, उस जगह के बारे में बताएगा। और किसको बताएगा? टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव, जो अपराधी के रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स, दोस्त हैं, और सच अदर पर्सन या कोई और अन्य व्यक्ति है, एज में भी डिस्क्लोज, जो कि बताया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है, और नॉमिनेटेड, या कि जो कि चुना जाता है बाय द अरेस्टेड पर्सन, किस द्वारा? अरेस्टेड व्यक्ति द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ यह जानकारी बताने के लिए ही एक अपराधी पुलिस वाले को अपने रिलेटिव वगैरह के नाम बताता है और बताता है कि बता दो मेरे बारे में, मेरे रिलेटिव फ्रेंड को या अदर पर्सन जो मैंने नॉमिनेट किया है, डिस्क्लोज किया है, उसको बता दो। और क्या? फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसकी जानकारी देने के लिए डिस्क्लोज किया कि उनको बता दो कि तुमने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, और कोई डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जिसको राज्य सरकार चुन लेती है कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी? अगर एक अपराधी को पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया है तो उसको क्या किया जाएगा? उस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, पुलिसकर्मी को भी बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? कि कौन सी जगह पर, कौन सी प्लेस पर अपराधी को एक पुलिसकर्मी ने या एनी प्राइवेट व्यक्ति ने जो अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, इस संहिता के तहत कहाँ पर उसको रखा हुआ है। तो ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, एक जिले का पुलिसकर्मी होना चाहिए, जिसको जानकारी दी जाएगी कि इस अपराधी को जिसको गिरफ्तार किया गया इसको कहाँ रखा गया, कौन सी प्लेस पर रखा गया है। ठीक है, और इसके कौन कौन से रिश्तेदारों को आपने बताया है, रिश्तेदार को बताया, फ्रेंड को बताया है, या किसी और व्यक्ति को बताया जिसको इसने डिस्क्लोज किया था, नॉमिनेट किया था, तो वो उस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस पुलिसकर्मी को जो कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 48 का सबसेक्शन 2। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म, तो पुलिसकर्मी शैल मैंडेटरी इन्फॉर्म करेगा, जानकारी देगा,
द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स, किसको, गिरफ्तारित व्यक्ति को उसके अधिकार बताएगा अंडर सबसेक्शन 1, जो कि उसको सेक्शन 48 के सबसेक्शन 1 के तहत मिलते हैं। एज सुन एज ही इज ब्रोट टू द पुलिस स्टेशन, जल्द से जल्द, जैसे ही वो अपराधी को पुलिसकर्मी पुलिस थाने में लेके आता है, जल्द से जल्द सेक्शन 48 के सबसेक्शन 1 के राइट्स, अधिकार पुलिस वाला अरेस्टेड व्यक्ति को बता देगा कि तेरे पास पूरी राइट है, तेरे पास पूरा तुम पूरी तरह से एंटाइटल हो, हकदारित हो कि तुम एक अपने रिश्तेदार का नाम बताओ, फ्रेंड का नाम बताओ, या कोई और अन्य व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज करो, या फिर क्या तो नॉमिनेट करो, जिसको हम बता दें कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और तुम्हें कौन सी जगह पर हमने गिरफ्तार करके रखा गया है। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी पुलिस वालों को। ठीक है, तो सेक्शन 48 का सबसेक्शन 2 यहाँ खत्म हुआ। अब सेक्शन 48 का सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे। देखिए, एन एंट्री ऑफ द फैक्ट, अब एक एंट्री इस तथ्य की, जो ये तथ्य है, गिरफ्तारी का तथ्य है, इस तथ्य की एंट्री होगी कहाँ पे होगी, एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड, कि इस तथ्य की एंट्री होगी कि किसको, अपराधी के कौन से रिश्तेदार को, कौन से फ्रेंड को इन्फॉर्म किया गया है ऑफ द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी मेड इन द बुक टू बी केप्ट इन द पुलिस स्टेशन इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। अब राज्य सरकार नियम बना देगी कि जिस अपराधी को पुलिस थाने में गिरफ्तार करके एक पुलिसकर्मी लाया है, तो क्या उस गिरफ्तारित व्यक्ति ने कोई अपने रिश्तेदार का, रिलेटिव का, फ्रेंड का नाम बताया, और किसका नाम बताया था, और पुलिस वाले ने किसको इन्फॉर्म किया है कि हाँ, आपके जानकार को, रिश्तेदार को हमने गिरफ्तार कर लिया है और हमने इस जगह पे किया है, तो उसकी एंट्री भी एक रजिस्टर में की जाएगी, जो कि राज्य सरकार नियम के द्वारा, रूल्स के द्वारा बता देगी। ठीक है, तो अब तक तो बता ही रखा है। इस रजिस्टर को क्या बोलते हैं, इस रजिस्टर को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रजिस्टर। ठीक है, अक्यूज्ड इन्फॉर्मेशन रजिस्टर बोलते हैं, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 48 का सबसेक्शन 4। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, अब लेजिस्लेचर ने यह ड्यूटी, दायित्व दे दिया मजिस्ट्रेट का भी, क्या दे दिया कि वो पूरी तरह से छानबीन करेगा, क्या पुलिस ऑफिसर ने इसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया है, क्या किसी को इन्फॉर्म किया है किसकी अरेस्ट के बारे में, अब यही बता रहा है हमारा सेक्शन 48 का सबसेक्शन 4। अब देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, यह ड्यूटी रहेगी, शैल मैंडेटरी है, ये मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा, बिफोर होम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड, जिसके सामने जो अरेस्टेड व्यक्ति, गिरफ्तारित व्यक्ति है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसको पेश किया जाता है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, तो मजिस्ट्रेट अपने आप को संतुष्ट करेगा दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, की जो रिक्वायरमेंट्स है सबसेक्शन 2 की, सबसेक्शन 3 की, हैव बीन कंप्लाइड, वो कंप्लाइड कर ली गई है पुलिसकर्मियों द्वारा विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन, और किस संदर्भ में, उस गिरफ्तारित व्यक्ति के संदर्भ में। और सबसेक्शन 2 की क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे एक व्यक्ति जिसको पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है, जैसे पुलिस थाने में लाता है, तो तुरंत उस व्यक्ति को उसके राइट से अवगत करवाएगा कि भाई तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपने एक रिश्तेदार का नाम बताओ, फ्रेंड का नाम बताओ, या अदर पर्सन का नाम बताओ, जिसे तुम नॉमिनेट करोगे, या जिसका नाम डिस्क्लोज करोगे, हम उसको, तुम कौन सी जगह पे हम तुम्हें रखेंगे और तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया वो हम बता देंगे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की भी लेजिस्लेचर ने यह ड्यूटी दे दी है कि भाई वो एंश्योर करेगा कि भाई पुलिस वालों ने सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 और 3 के प्रावधानों को फॉलो किया है, और जो अक्यूज व्यक्ति है उसके रिश्तेदारों को बताया है कि इसको कौन सी जगह पे रखा गया है, कौन से थाने में रखा गया है। ठीक है, तो इसके साइड में हम लिख सकते हैं ये है मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी। ठीक है, ये है मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 ऑफ BNSS। ठीक है, देखिए, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अब जो गिरफ्तारित व्यक्ति है उसकी तलाशी ली जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 पढ़ेंगे, 49 का सबसेक्शन 1, वेन एवर, जब कभी भी। अब सब हेड 1, सेक्शन 49 का सबसेक्शन 1 का सब हेड 1, अ पर्सन इज अरेस्टेड, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कौन करता है, एक पुलिसकर्मी करता है, अंडर अ वारंट, और एक वारंट के तहत करता है, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, और वो वारंट सीधा क्या कहता है कि भाई इस व्यक्ति को बेल नहीं देनी, मतलब इस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ता, तो सीधा क्या है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक व्यक्ति की तलाशी लेता है। आप देखिए, और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, या फिर एक वारंट है लेकिन वो वारंट बेल जमानत पर छोड़ने के भी निर्देश देता है। देखिए, बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, पर एक वारंट है जो कि बेल तो दे सकता है अपराधी को, लेकिन अपराधी क्या है, अपराधी बेल को फर्निश नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, आप देखिए सेक्शन 49 का सबसेक्शन 1 का सब हेड 2, अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, तो एक व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब कॉग्निजेबल अपराध में अरेस्ट कर लिया जाता है, और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, या फिर एक प्राइवेट व्यक्ति, एक निजी व्यक्ति एक वारंट के तहत एक अपराधी को गिरफ्तार कर लेता है। और देखिए, एंड कैन नॉट लीगल बी एडमिटेड टू बेल, और वो अपराधी जिसको एक पुलिसकर्मी विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, या एक प्राइवेट व्यक्ति जो विद वारंट अरेस्ट करता है, और वो अपराधी को बेल नहीं दी जानी, जमानत नहीं दी जानी, वो कानूनी तौर पर एडमिट उसको बेल जमानत पर नहीं कर सकते। अब देखिए,
और इज अनेबल टू फर्निश बेल, या फिर जमानत तो उस अपराधी को दे सकते हैं पर वो अक्षम है, वो बेल फर्निश नहीं कर पा रहा। तो देखिए क्या होगा अब सेक्शन 49 के सबसेक्शन 1 का लेटर पार्ट में पढ़ रहा हूँ। द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, तो जो पुलिस कर्मी है जो अरेस्ट मेड कर रहा है, जो गिरफ्तारी मेड कर रहा है, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, और जब गिरफ्तारी एक निजी व्यक्ति द्वारा होती है, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, तो जो पुलिसकर्मी है जो मतलब अरेस्टेड व्यक्ति के केस बता रखा है, जो अरेस्टेड व्यक्ति फिर भाई वो उसको तो ले लेके थोड़ी डोलेगा उसको अपराधी को, वो भाई उसको पुलिसकर्मी के आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कह रहा है द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, तो जो प्राइवेट व्यक्ति जिस पुलिस ऑफिसर के पास उस अरेस्टेड व्यक्ति को मेक ओवर कर देगा, मे सर्च सच पर्सन, तो वो पुलिसकर्मी ही उस पर्सन को, उस अपराधी को सर्च करेगा। तो क्या प्राइवेट पर्सन सर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्राइवेट पर्सन अगर उसने गिरफ्तारी भी की है तो उस अपराधी की सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ साइड में लिख लीजिए ओनली पुलिस ऑफिसर कैन सर्च अक्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लीजिए, ठीक है, ओनली पुलिस ऑफिसर कैन सर्च अक्यूज। अब देखिए मे सर्च सच पर्सन, तो पुलिसकर्मी उसको सर्च तलाशी ले लेगा उस गिरफ्तारित व्यक्ति की, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और उसकी जब तलाशी ली जाती है, मतलब उसको जब सर्च किया जाता है, जब उसके बॉडी से मतलब उसकी तलाशी ली जाती है उस गिरफ्तारित व्यक्ति की, तो क्या करेगा पुलिसकर्मी, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, तो उसकी बॉडी से, तो उसकी जेब रूप से, पॉकेट वगैरह से कोई भी आर्टिकल्स निकलते हैं, कोई भी थिंग निकलती है, तो उसको पुलिसकर्मी सेफ कस्टडी में, सेफ हिरासत में रख देगा। तो ये कहाँ रखते हैं? वो माल खाने में रख देते हैं। पुलिस थाने में एक माल खाना होता है तो वहां रख देते हैं। देखिए अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपैरल, तो किसको सेफ कस्टडी में नहीं लेगा? जो अपराधी ने कपड़े पहने हुए उसको नहीं सेफ कस्टडी में रखेगा। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड, जो अगर कपड़े उसने पहन रखे उसको नहीं रखेगा सेफ कस्टडी, वो कपड़े तो वो अपराधी पहने ही रहेगा। एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड, और जहां पुलिसकर्मी किसी आर्टिकल को मतलब कोई चीज को जब्त कर लेता है, उसको सीज कर लेता है, फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, किससे कर रहा है? अरेस्टेड गिरफ्तारित व्यक्ति से करता है। अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, तो एक रिसिप्ट जो कि क्या तलाशी में हमने सीज किया है, पुलिसकर्मी ने सीज किया है, तो एक रिसिप्ट बनाई जाएगी और उस गिरफ्तारित व्यक्ति को प्रोवाइड कराई दी जाएगी कि भाई ये देखो इसमें एंट्री थी और हमने तुम्हारे पास से हमने ये सामान मिला और हम तुम्हें एक रिसिप्ट दे रहे बना के कि क्या हमने आर्टिकल्स तुम्हारे बॉडी से सीज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 49 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 का सबसेक्शन 2। Whenever it is necessary to cause a female to be searched, जहाँ कहीं भी ये जरूरी हो गया कि एक महिला की मतलब सर्च किया जाना है, उसकी तलाशी ली जानी है, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल, तो एक जो सर्च होगी तो जो तलाशी ली जाएगी वो एक अनदर फीमेल, कोई दूसरी महिला ही लेगी। यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि महिला पुलिसकर्मी ही लेगी। एक महिला अपराधी की सर्च कोई नॉर्मल महिला भी ले सकती है जो कि पुलिसकर्मी भी नहीं है। तो ये देखिए व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, जब कभी भी ये जरूरी होगा कि एक फीमेल की तलाशी लेनी है, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, तो उस महिला की तलाशी एक और दूसरी अन्य महिला लेगी जो कि साफ साफ मर्यादा में रहते हुए एक महिला की सर्च तलाशी लेगी, ठीक है, वो अदर महिला। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 49 पूरा का पूरा, जो कि मैंने इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, हिंदी सारी की सारी चीजें बताई, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 50 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और इसके बाद हम सेक्शन पढ़ेंगे सीधा सेक्शन 51 पढ़ेंगे और फिर सेक्शन 51 पढ़ेंगे और टाइम मिला तो सेक्शन आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं सेक्शन 50 ऑफ द BNSS। अब देखिए पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, अब क्या शक्ति है कि वो सीज कर सकते हैं कौन से आपराधिक वेपन्स को, हथियारों को। अब देखिए सेक्शन 50 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता, तो कोई भी पुलिसकर्मी है या एनी अदर पर्सन मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो कि एक गिरफ्तारी मेड कर रहा है किसी व्यक्ति की इस संहिता के तहत, BNSS के तहत। तो देखिए मे तो उनकी पावर है, पुलिसकर्मी की पावर है, वो मे करे भी ना भी करे क्या, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, तुरंत जब गिरफ्तारी होती है, वो व्यक्ति पुलिसकर्मी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है तो तुरंत क्या करेगा, टेक फ्रॉम सच पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, तो ले लेगा उस व्यक्ति से जिसको पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया है कोई भी ऑफेंसिव वेपन जिससे अपराध हुआ है या घट सकता है, मतलब कोई भी जानलेवा ऑफेंसिव मतलब कोई आपराधिक वेपन है, हथियार है, वो ले लेगा। विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन, जो उस व्यक्ति ने अपराधी ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन, जो अपराधी ने अपने पास रखा हुआ है हथियार, तो पुलिसकर्मी या एनी अदर पर्सन प्राइवेट व्यक्ति जो अरेस्ट मेक कर रहा है संहिता के तहत वो उस व्यक्ति से ऑफेंसिव वेपन अपने पास ले लेगा, ठीक है। तो और क्या करेंगे, एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स टू सो टेकन टू द कोर्ट, और फिर अपने पास लेके पुलिसकर्मी या वो एनी प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, वो उस ऑफेंसिव वेपन को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा, उसको कोर्ट में पहुंचा देगा ऑफेंसिव वेपन को, ठीक है। और ऑफिसर बिफोर होम दैट
और ऑफिसर बिफोर विच और whom the officer or person making the arrest is required by the संहिता to produce the person arrested। या फिर उन ऑफेंसिव वेपन को वो पुलिसकर्मी या तो अपने भाई, अगर इस संहिता कहती है कि एक मतलब मान के चलो किसी हेड कांस्टेबल ने एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया है और उस व्यक्ति के पास गन निकलती है, तो वो गन को भाई, गन तो क्या है, ऑफेंसिव वेपन है, गन पुलिसकर्मी अपने पास रख लेगा, अपने पास क्या रखेगा और उस व्यक्ति को पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा और उस गन को ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ को दिखाएगा। अब एसएचओ क्या कहेगा, भाई जाओ तुरंत इसको कोर्ट में लेके जाओ, इस गन को और इस अपराधी को, और दिखाओ कि सर इसने एक मर्डर कर दिया है, इसने कहीं गोली चला दी है, इसकी गन रही, तो बताओ क्या करना है। तो यही देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सीधा कस्टडी के ऑर्डर दे देंगे और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं सेक्शन 50 का लेटर पार्ट। देखिए, एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स, और जितने भी वेपन एक अपराधी से पुलिसकर्मी ने लिए हैं या एनी प्राइवेट पर्सन ने कलेक्ट किए हैं ऑफेंसिव वेपन, सो टेकन टू द कोर्ट, तो जितने भी मटेरियल लिए हैं ऑफेंसिव वेपन लिए तो उनको डिलीवर करवा देंगे कोर्ट में। ठीक है, और ऑफिसर बिफोर विच, या किसी ऑफिसर के पास करवा देंगे, डिलीवर करवा देंगे, और होम द ऑफिसर, या जिसको कि ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दी संहिता, या जो पर्सन प्राइवेट पर्सन जो अरेस्ट मेक कर रहा है वही संहिता के तहत रिक्वायरमेंट है कि वो अन्य पुलिसकर्मी को वह ऑफेंसिव वेपन दे देगा टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड, और उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को मतलब मान के चलिए कि हेड कांस्टेबल ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, तो ये संहिता कहती है कि हेड कांस्टेबल तो सीधा उसको डायरेक्टली कोर्ट में ले जाएगा या थाने में एसएचओ साहब के सामने लाके खड़ा कर देगा, और अगर उससे कुछ तलाशी में भाई गन वगैरह मिलती है तो एसएचओ साहब को भी दिखा देगा और फिर वो सीधा कोर्ट में भेज देगा उनको गन के साथ और उस अपराधी के साथ जिसके पास गन मिली है। ठीक है, और अब आगे कह रहा है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति संहिता के तहत अरेस्ट करता है तो उसकी ड्यूटी क्या है, तो नियरेस्ट पुलिस थाने में उस अपराधी को लेके जा सकता है, वो सीधा कोर्ट में नहीं ले जा सकता। तो यही कह रहा है कोर्ट में वो क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि संहिता ने मना किया हुआ है। तो एक प्राइवेट व्यक्ति ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया जिसके पास एक गन थी, तो प्राइवेट व्यक्ति ने गन रख ली और गिरफ्तारित व्यक्ति को पुलिस थाने में ले गया और एक पुलिस वाले को ही गन सौंप दी, और सर उसको बोला सर ये गन मिली है, ये गोली चला रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया और आप देखो और आपका काम देखे। तो अब पुलिसकर्मी कभी भी प्राइवेट व्यक्ति ऑफेंसिव वेपन लेके कोर्ट में खुद डायरेक्टली नहीं जा सकता, जब प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को लेके ही डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकता अरेस्ट करने के बाद, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राइवेट व्यक्ति की, कि भाई कोई भी या तो गन मिले, ऑफेंसिव वेपन मिले तो उसको लेके पुलिस थाने में जाना है, किसी पुलिसकर्मी के पास जाना है, पुलिसकर्मी डिसाइड करेगी कि इसको कोर्ट में लेके जाना है या नहीं जाना। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 50 पूरा का पूरा कंप्लीट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 ऑफ द BNSS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन 51 भी कर लेंगे और हम सेक्शन 52 भी कर लेंगे। ठीक है, 51-52 हम लास्ट करेंगे और फिर हम कल से सेक्शन 53 के बाद वाले सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेक्शन 51 ऑफ द BNSS पढ़ने की तैयारी। अब देखिए 51 में पढ़ रहा हूँ, इंडेक्स एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब परीक्षा ली जाती है, मतलब एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल होती है, शरीर की जांच पड़ताल होती है, किस द्वारा, अपराधी मतलब शरीर की परीक्षा ली जाती है अपराधी के शरीर की, और किस द्वारा ली जाती है, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर साहब के द्वारा जो कि सरकारी डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, और देखिए या फिर प्राइवेट भी हो सकते हैं, आगे आएगा बॉडी में। अब देखिए दोबारा पढ़ता हूँ सेक्शन 51, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। अब परीक्षा ली जाएगी अक्यूज की, अपराधी की, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके द्वारा ली जाएगी, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई जिसने करके उसके द्वारा। और देखिए एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, और किसकी रिक्वेस्ट पे एग्जामिनेशन होगा अक्यूज का, बताइए, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, अब मैं 51 की बॉडी पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1 देखिए, when a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidences as to the commission of an offence। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1 देखिए, when a person is arrested, जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और उसके ऊपर क्या चार्ज लगाते हैं कि इसने कोई अपराध कमिट किया है, घटित किया है। और देखिए ऑफ सच नेचर, और वो अपराध जो इसने घटित किया वो इस श्रेणी का है, एंड अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, और उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि इसने यह अपराध ऐसे सर्कमस्टेंसेस हालातों में किया है, डैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, की बहुत ही उचित आधार हैं, फॉर बिलीविंग डैट एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन, और बिलीव करने यकीन करने की इसकी एग्जामिनेशन, जब इसकी मेडिकल जांच भी प्रक्रिया, मतलब मेडिकल प्रक्रिया इसके ऊपर की जाएगी, विल अफोर्ड एविडेंसेस। तो क्या मकसद होना चाहिए, तो हमें एविडेंसेस मिलेंगे, मतलब एक अक्यूज की जांच पड़ताल, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के पीछे क्या पर्पस होना चाहिए, अफोर्ड एविडेंस, की हमें एविडेंसेस, सबूत मिल जाएंगे, हमें कोई सबूत मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, की कि हाँ भाई इसने ही अपराध किया। अब देखिए आगे, इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो यह बिल्कुल लॉफुल होगा, कानूनन सही होगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, मतलब एक
कानूनी जो रजिस्टर्ड है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब है जो कि रजिस्टर्ड है, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, जो कि एक्ट करेंगे, कार्य करेंगे किसकी रिक्वेस्ट पे, किसकी प्रार्थना पर, एक पुलिसकर्मी की प्रार्थना पर, फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड, या कोई और अन्य व्यक्ति है जो कि पुलिसकर्मी की एड के लिए मदद कर रहा है, मतलब पुलिस व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है वो व्यक्ति को मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं लाए हैं, कोई और प्राइवेट व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर की एड कर रहा है वो लिया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, क्या वो प्राइवेट व्यक्ति जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एक अपराधी को लिया है बस अफोर्ड एविडेंसेस, मतलब सबूत मिल जाए उसके पर्पस के लिए, तो क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका एग्जामिनेशन कर देंगे? ऑब्वियसली यस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक सच एन एग्जामिनेशन, तो पुलिसकर्मी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या प्रार्थना करेगा कि सर मैं इस अपराधी को लाया हूँ, इसने एक ऐसी श्रेणी का अपराध किया है और हमें इसके शरीर की एग्जामिनेशन करवानी है, तो इसकी एग्जामिनेशन परीक्षा से हमें सबूत मिल सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? टू मेक सच एन एग्जामिनेशन, कि डॉक्टर साहब से प्रार्थना की जाएगी कि आप ये एग्जामिनेशन परीक्षा कर दीजिए किसकी? और द पर्सन अरेस्टेड, जो कि व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लाए हैं। एज इज रीजनेबल नेसेसरी इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट्स, और ये बिल्कुल जरूरी हो गया है, मतलब कानून मतलब यकीनन जरूरी हो गया है कि असर्टेन निश्चित कर सके, कौन तथ्य को निश्चित कर सके, विच में अफोर्ड सच एविडेंस, कि हमें जो लग रहा है कि हम इसका एग्जामिनेशन करवा के, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के हम एविडेंसेस ले सकते हैं, तो आप इसका हमारी प्रार्थना पर मेडिकल एग्जामिनेशन कर दीजिए अपराधी का, और तो हमारा यकीन था कि हम इसकी बॉडी से तथ्य मतलब एविडेंसेस ले सकते हैं, तो आप हमारा वो यकीन सच में बदल दीजिए। अब देखिए, विच में अफोर्ड सच एविडेंस एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अगर वो अपराधी जिसको पुलिसकर्मी लाया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, और अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार हो गए, हाँ भाई इसको लेटा दो, इसका मैं मेडिकल एग्जामिनेशन करूंगा, तो अब वो अपराधी झटक रहा है, फुदक रहा है, मतलब हाँ उलट कर रहा है, बिल्कुल भी अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होने दे रहा है, तो क्या? तो हर नेसेसरी संभव, हर मतलब पुलिस वाला हर नेसेसरी संभव घोड़े दौड़ा देगा और उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के ही छोड़ेगा आप, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2। Whenever the person of a female is to be examined, जब एक अपराधी एक महिला है और उस महिला का अब मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, ये कह रहा है। अब देखिए अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत 51 के तहत, अब देखिए द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो जो एग्जामिनेशन जो महिला अपराधी की एग्जामिनेशन होगी, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, वो कौन करेगी? ओनली मेड ओनली बाय, या तो सिर्फ कौन करेगी? ओनली, या तो वो करेगी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ, या कौन निगरानी रखेगी उसके ऊपर? अब फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या तो एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक महिला अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी, या एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जाम प्रैक्टिशनर के सुपरविजन के तहत उस महिला अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर महिला डॉक्टर महिला अपराधी का एग्जामिनेशन नहीं कर रही है, बस वो कमरे में खड़ी है और उसके जूनियर कर रहे हैं, या फिर कोई मेल डॉक्टर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली यस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है कि वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वहां मौजूद हो कमरे में, ठीक है, जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन उस महिला अपराधी का चल रहा है। तो यहाँ हमारा होता है सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 का सबसेक्शन 3। The registered medical practitioner shall without any delay forward the examination report to the investigating officer। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, तो कोई रिपोर्ट वगैरह तो आएगी, तो उस रिपोर्ट को सीधा कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, किसको भेज देगा? और बिना कोई देरी करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, आईओ के पास भेज देगा, ठीक है। तो आईओ हम साइड में लिख लेते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आईओ के पास भेज दी जाएगी, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट टू आईओ ऑफ अक्यूज, ये लिख देते हैं हम साइड में, तो हम अच्छे से समझ जाएंगे आगे वाले टाइम। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन भी दे रखी है, सेक्शन 51 में स्पष्टीकरण भी दे रखा है। स्पष्टीकरण में क्या दे रखा है? देखिए, इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 52 और 53, तो बोला गया है सेक्शन 51 में और सेक्शन 52 में और 53 में, मतलब सेक्शन 51 में, 52 में और 53 में क्या समझना? आप ये समझना, एग्जामिनेशन कह रहा है परीक्षा क्या होती है वो समझना। शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, तो जो मेडिकल परीक्षा होती है उसमें कौन कौन सी एग्जामिनेशन परीक्षा इंक्लूड होती है? कोई भी परीक्षा जिससे कि ब्लड की रिपोर्ट आती है, ब्लड स्ट्रेन्स कोई खून के धब्बों की आती है, सीमन स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज, अगर भाई अपराधी ने कोई सेक्सुअल एक्ट वाला ऑफेंस किया तो उसके स्वैब्स लिए जाएंगे, ठीक है। स्पर्टम एंड स्वेट, उसका पसीना ले जाएगा अपराधी का, उसकी एग्जामिनेशन होगी। हेयर सैंपल्स एंड फिंगर नेल क्लिपिंग, भाई कोई हेयर के सैंपल्स हैं अपराधी के, वो उसकी परीक्षा कर ली जाएगी, या फिर उसके नाखून हैं, जो उसके नाखून उसकी परीक्षा कर ली जाएगी, मतलब एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा।
बाय द यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक, और इनकी एग्जामिनेशन कैसे होगी, यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक, मतलब जो लेटेस्ट टेक्निक है उनको यूज करते हुए इनकी अक्यूज मेडिकल एग्जामिनेशन अक्यूज के इन चीज़ों की होगी, ठीक है। स्पर्टम की, स्वैब्स की, सीमन की, ब्लड स्टेन्स की, ठीक है। और मेडिकल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स में क्या क्या इंक्लूड्स है, इंक्लूडिंग शामिल है डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग भी हो सकती है, एग्जामिनेशन होगा मेडिकल उसका अक्यूज का, एंड सच अदर टेस्ट, और अन्य जो टेस्ट हैं विच आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक नेसेसरी इन पर्टिकुलर केस। अब रेजिस्ट्री एंट्री खोल दिया है, डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ साथ और भी जो अगर मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो सोचता है कि और भी कोई टेस्ट जरूरी है तो वो भी टेस्ट कर ली जाएंगे, ये आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन का बी क्लोज बी। बताया गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन, आप देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो वाला प्रैक्टिशनर होता है हु पोजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन, जिसके पास क्या है, एक मेडिकल क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकॉग्नाइज, उसको पहचान दी गई है कि हाँ भाई उसने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है, और उसको किसने पहचान दे रखी है, प्री का क्वेश्चन नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत उसको पहचान मिली गई 2019 के तहत, एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड, तो और उसका उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम मेंशन है, मतलब लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में और स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, या मतलब या तो केंद्र के मेडिकल रजिस्टर में या फिर राज्य के मेडिकल रजिस्टर में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम लिखा गया है, तो आप उसे ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का दर्जा देंगे और अन्य को नहीं देंगे। क्या ये जो बंगाली डॉक्टर गली में बैठते हैं, क्या ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या एक डॉक्टर साहब है जो एमबीबीएस डॉक्टर तो है, एमबीबीएस डॉक्टर तो है और वो सरकारी डॉक्टर भी है, तो उसने क्या नहीं किया हुआ, उसने या तो स्टेट मतलब राज्य की मेडिकल रजिस्टर में अपने आप को दर्ज नहीं करवा था अपने नाम को, या फिर ना तो केंद्र के मेडिकल रजिस्टर में अपने नाम को दर्ज करवा था, तो क्या वो ये वाले सारे टेस्ट एग्जामिनेशन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कंडीशन प्रेसिडेंट है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन रजिस्टर्स में अपना नाम दर्ज करवाना मेंशन मांगता है, ठीक है। और वो मेडिकल क्वालिफिकेशंस भी पोजेस करता है, मतलब उसने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी हो और वो क्वालिफिकेशन रखना अंडर था, और उसने क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन कर रखी हो जो कि कौन से एक्ट के तहत कर रखी हो, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत कर रखी हो, ठीक है। तो वो ही हमारा होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 51 ऑफ द BNSS पूरा मैंने आज पढ़ाया। अब हम सेक्शन 52 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब सेक्शन 52 पढ़ेंगे। अब देखिए, सॉरी आंखों में कुछ चला गया था। अब हम सेक्शन 52 पढ़ेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा, मेडिकल परीक्षा, मतलब मेडिकल परीक्षा ली जाएगी एक अक्यूज की, एक अपराधी की जो कि अपराधी है, रेप करने का, बलात्कार किया उसने, ठीक है। तो और कौन उसकी मेडिकल परीक्षा करेगा? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा, ठीक है। तो ये 52 था। अब हमारा सेक्शन 164 कैपिटल ए CRPC का सीधा इन सेक्शंस के साथ कनेक्ट होता था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब वो BNSS जो CRPC का सेक्शन 164 कैपिटल ए था, वो BNSS में क्या हो गया है वो हम फिर इसके साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी है भैया, ये बहुत पूछ लिए जाते हैं उसमें, क्रॉस साइंस में बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 184 हो गया, ठीक है। सेक्शन 184 हम सेक्शन 52 के साइड में लिख लेंगे, ठीक है। और 184 के साइड में हम सेक्शन 52 लिख लेंगे, ठीक है। 184 के साइड में हम सेक्शन 52 लिख लेंगे, ठीक है। सेक्शन 184 के साइड में हम सेक्शन 52 लिख लेंगे। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 52 का सबसेक्शन 1 व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप। जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और उसको गिरफ्तार क्यों किया जाता है? कि उसने अपराध किया है, रेप जैसा बलात्कार उसने किया है। अब देखिए, और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, या उसने रेप करने का, बलात्कार करने का प्रयास किया है। अब देखिए, एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट, और उसने या तो अपराध किया या प्रयास किया, और साथ में साथ क्या है, यकीन करने के कारण भी है। रीजनेबल ग्राउंड्स है, मतलब यकीनन आधार भी बन रहे हैं। क्या यकीन करने के? डेट एंड एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन की, इस रेपिस्ट की, इस बलात्कारी की, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, इसकी एग्जामिनेशन, इसकी शरीर की परीक्षा क्या करेगी? ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस। इसकी शरीर की अगर हम मेडिकल जांच करवा लेंगे तो हमें सबूत मिल सकते हैं। देखिए, एज टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, और किसके लिए सबूत हमें मिल सकते हैं कि हाँ, या तो ऑफेंस हुआ है या ऑफेंस का प्रयास हुआ है, ठीक है।
इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और अ लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी। तो यह बिल्कुल इट शैल बी लॉफुल, तो यह बिल्कुल कानून सही रहेगा किसके लिए, फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन, और जो कि कार्यरत है एक अस्पताल जो कि रन करती है कौन, बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा रन होता है, या फिर और बाय अ लोकल अथॉरिटी, या कोई लोकल अथॉरिटी उस अस्पताल को रन करती है, ठीक है। अब ये जो चंडीगढ़ वगैरह यूटी वगैरह में है, इसमें सरकार तो नामचारे की होती है, तो इनके लोकल अथॉरिटी इनके अस्पतालों को चलवाती है। अब देखिए, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, और अगर वह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सरकारी अस्पताल में नहीं है और ना तो लोकल अथॉरिटी के कोई अस्पतालों में उसकी अनुपस्थिति है, तो कौन करेगा, तो इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, अगर इस प्रैक्टिशनर की अनुपस्थिति है इन अस्पतालों में, विद इन द रेडियस 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहाँ की ये रेप वाला अपराध घटा है, तो 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहाँ ये रेप वाला अपराध घटा है, और उस फिर क्या किया जाएगा, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उस 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहां अपराधी ने एक रेप जैसा अपराधी तो कमिट किया है, प्रयास किया है, तो उस जगह से 16 किलोमीटर के अंदर उस अपराधी की मेडिकल जांच करवाई जाएगी। देखिए, एक्टिंग एट ऑफेंस, देखिए एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, तो जो एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और नॉर्मल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो किसकी रिक्वेस्ट पे, किसकी प्रार्थना पर मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे अक्यूज की, अपराधी की जिसने रेप किया है, पुलिस ऑफिसर की, पुलिसकर्मी की। क्या प्राइवेट व्यक्ति को रेपिस्ट को पकड़ के ले जाता है अस्पताल में और कहता है सर इसका चेकिंग कर दीजिए, इसने बलात्कार किया है, तो क्या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, उसको दो गालियां सुना के, दो डांट मार के भगा देगा, बोला पुलिस को लेके आओ, उसकी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ठीक है। अब देखिए, एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर दिस डायरेक्शन, या कोई पुलिसकर्मी को पता है, नॉलेज है कि भाई हाँ एक रेपिस्ट है, उसको मैंने पकड़ा हुआ है और मेरे को किसी और इन्वेस्टिगेशन में जाना है, तो मैं एक प्राइवेट व्यक्ति को, क्या पुलिसकर्मी मेरे को एक व्यक्ति को सौंप सकते हैं और बोल सकते हैं कि जाओ तुम इसका मेडिकल जांच करवा लो इस रेपिस्ट की, तो यस मेरे को वो सौंप सकते हैं, ठीक है, क्यों, मैं उनकी एड में, उनकी मदद में काम कर रहा हूँ। देखिए, टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन परीक्षा करेंगे उस अक्यूज की, उस अपराधी की जिसने रेप जैसा अपराध किया। अब देखिए, उस गिरफ्तारित व्यक्ति की जिसने रेप जैसा अपराध किया। अब देखिए, एंड टू यूज सच फोर्स एज रीजनेबल नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, और उतना आप फोर्स, उतना आप गुस्सा, जोर, धक्का उस अपराधी पर जिसने रेप किया है उसके मेडिकल जांच में वह लगा सकते हैं। अगर अपराधी, भाई अब डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेटाने के लिए बोलेंगे, अपराधी बोल रहा मैं तो नहीं लेट रहा, तो भाई ऑब्वियसली पुलिसकर्मी उसको लेटा भी देंगे, या वो व्यक्ति जो पुलिसकर्मी की एड में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी उसको पकड़ के लेटा देगा अपराधी को, लेट, और तेरा अब मेडिकल परीक्षा होगी, ठीक है। क्योंकि हमें सेक्शन 52 के सबसेक्शन 1 के लेटर पार्ट में साफ साफ देखने को मिलता है कि यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबल नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, तो जितना अगर आप जोर लगाना चाहते हो उस अपराधी का, अगर वो नाटक कर रहा है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन, अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि ऐसा एग्जामिनेशन, मेडिकल परीक्षा, मेडिकल जांच एक अपराधी कर रहा है जिसने कि रेप वाला अपराध किया है, देखिए, शैल विदाउट एनी डिले, तो शैल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए शैल इमीडिएटली वो क्या करेगा, विदाउट एनी डिले, कोई भी देरी करते हुए बिना, क्या करेगा, एग्जामिन सच पर्सन, एग्जामिन परीक्षा लेगा, मेडिकल परीक्षा करेगा उस व्यक्ति की, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जामिनर किसकी, एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, उसकी एग्जामिनेशन की, कि भाई इस रेपिस्ट की मैंने मेडिकल परीक्षा की और क्या मैंने रिपोर्ट निकाली, तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कौन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, और इस रिपोर्ट में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या दर्ज करेगा, ये दर्ज करेगा। पढ़िए सेक्शन 52 के सबसेक्शन 2 का सब हेड 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज, नाम और पता किसका, अपराधी का जो रेप का अपराधी है, एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, या फिर और उस नाम पता उस व्यक्ति का जो कि उस रेप वाले अपराधी को अस्पताल में लेके आया है, ठीक है, उसका नाम। अब सब है 2, सॉरी, द एज ऑफ द अक्यूज, तो जो अपराधी है जिसने रेप कमिट किया है या प्रयास किया है उस अपराधी की एज लिखेगा उस रिपोर्ट में डॉक्टर साहब, ठीक है। अब 3, मार्क्स ऑफ इंजरी, कोई अपराधी के ऊपर इंजरी के मार्क्स है, मतलब कोई चोट वगैरह के निशान है, इफ एनी, अगर कोई है तो, ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज, और किसकी बॉडी पर, अक्यूज की बॉडी पर, अपराधी की बॉडी पर जिसने कि रेप जैसा अपराध कमिट किया या प्रयास किया, अटेम्प्ट किया। देखिए 4, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, अब वो डिस्क्रिप्शन भी उस रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा कि कौन सा आपने भाई हेयर लिए हैं, नेल क्लिपिंग ली है, आपने
या स्किन का थोड़ा सैंपल लिया है, आपने ये क्या लिया है, स्वेट लिया है, स्पोटन लिया है, सीरम लिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखेगा उस रिपोर्ट में, मतलब मटेरियल क्या टेकन किया है और किस पर्पस के लिए, फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग एंड, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आपने क्या मटेरियल लिया है उसकी बॉडी से, वो भी रिपोर्ट में डॉक्टर साहब लिखेंगे। अब 5 अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, अब ये रेजुडरी एंट्री खोल दी, और कोई और ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई अन्य मटेरियल लिया है अक्यूज की बॉडी से जिसने बलात्कार किया है, कमिट किया है, फिर अटेम्प्ट किया है, तो वो भी उस रिपोर्ट में दर्ज कर देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 का सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, तो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पूरी डिटेल में नहीं रहेगी, वो प्रिसाइसली मतलब सटीक तरीके से कि क्या हमने ये सैंपल लिया था, क्या इस सैंपल से कंक्लूजन निकाल के आया, तो वो रिपोर्ट उस कंक्लूजन को प्रिसाइसली स्टेट करेगी, मतलब ब्रीफ में अच्छे से बता देगी, ठीक है। थोड़े से वर्ड्स में प्रिसाइसली समझा दिया जाएगा कि हमने इस व्यक्ति का सीरम सैंपल लिया था, और हमने इस व्यक्ति का सीरम सैंपल लिया था, और हमने जो रेप विक्टिम थी उसका भी सीरम सैंपल लिया था, जो कि हम सेक्शन 184 के तहत रेप विक्टिम का भी एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब कि हमने जो सीरम सैंपल अक्यूज की बॉडी से लिया था और जो सीरम सैंपल विक्टिम ऑफ रेप की बॉडी से लिया गया था वो मैच करते हैं, तो ये रिपोर्ट को प्रिसाइसली स्टेट कर दिया जाएगा। आप देखिए कंक्लूजन में लिख दिया जाएगा उस रिपोर्ट में डॉक्टर साहब के द्वारा। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 52 का सबसेक्शन 4, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में जो डॉक्टर साहब बनाएंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाएंगे, उस रिपोर्ट में कब एग्जामिनेशन मेडिकल परीक्षा जो अपराधी है जिसने रेप किया हो उसकी कमेंस हुई, एंड कंप्लीशन, और कंप्लीट कब हुई, एंड कब हुई उसकी मेडिकल परीक्षा, वो भी उस रिपोर्ट में वो टाइम वो समय दर्ज किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए उस रिपोर्ट में। अब देखिए सेक्शन 52 का सबसेक्शन 5 हम पढ़ते हैं, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल, तो ये शैल मतलब मैंडेटरी करा हुआ है लेजिस्लेचर ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, क्या विदाउट एनी डिले, कोई भी देरी ना करते हुए, फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उस रिपोर्ट को कहाँ डॉक्टर साहब कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, आईओ के पास फॉरवर्ड कर देंगे, हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट, और वो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को, जो कि एक मेडिकल परीक्षा हुई है एक अक्यूज की जिसने की रेप कर रखा है, वो उस रिपोर्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। रेफर टू इन सेक्शन 193, जो कि मजिस्ट्रेट साहब रेफर्ड है सेक्शन 193 में, एज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ डेट सेक्शन, और जो सारे रेलिवेंट जो कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब चार्जशीट जमा करता है, तो उसी में कह रहा है वो उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचा देगा, और कौन से सेक्शन के तहत पहुंचाएगा, सेक्शन 193 के सब सेक्शन 6 के क्लोज ए के तहत पहुंचा देगा, ठीक है। तो यह लिखा गया है हमारे सेक्शन 52 के सब सेक्शन 5 में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसमें सेक्शन 193 सब सेक्शन 6 क्लोज ए, ठीक है। तो इसमें चार्जशीट जमा होती है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ 193 में क्या जमा होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या भेजते हैं, चार्जशीट भेजते हैं मेरे अनुसार, तो जितना कि मैंने अब तक BNSS पढ़े, हाँ रिपोर्ट, हाँ चार्जशीट ही भेजी जाती है, ठीक है। तो चार्जशीट ही भेजी जाती है, और स्पेसिफिकली सब सेक्शन 6 में देख लेता हूँ एक बार क्या भेजा जाता है, देख लेता हूँ एक बार, हाँ ऑल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। तो भाई ये रिपोर्ट जो मेडिकल परीक्षा हुई अक्यूज की, तो वो भी तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में आती है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी दे रखी है लेजिस्लेचर ने, जैसे रिपोर्ट बन जाती है उस रिपोर्ट को बिना कोई देरी के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भेजेगा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को जब वो चार्जशीट जमा करेगा कोर्ट में, मतलब पुलिस रिपोर्ट उस रेप केस में चार्जशीट जमा करेगा जिस पर ट्रायल चलेगी, वो रिपोर्ट उस चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट के साथ जज साहब के पास पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेक्शन 52 कंप्लीट होता है आज, और हम कल से हम सेक्शन 53 के आगे वाले सेक्शन करेंगे। तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शन किए एक बार ये पता होना जरूरी है, ठीक है। हमने आज वाली क्लास में सेक्शन किए हैं 44 से लेके सेक्शन 52 तक, ठीक है। सेक्शन 44 टू सेक्शन 52, 44 से लेके 52 तक हमने BNSS के सेक्शन आज पढ़ लिए, ठीक है। तो अब कल वाली वीडियो हम कल चालू करेंगे, कल वाली वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि अब ये और बढ़िया सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मेन क्रक्स है BNSS का, वो आने वाला है। तो कल फुल एनर्जी के साथ कल और पढ़ाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है। अब कल पढ़ाऊंगा सेक्शन 53 के ऑनवर्ड्स वाले जितने मेरे से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो हम एवरेज लेके चलते हैं। आज भी मेरे से जैसे 5-7 सेक्शन हुए, तो कितने हुए हैं
44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है, 50, 51, 52। आज मेरे से सेक्शन 9 सेक्शंस हुए हैं और वो भी आप देख ही रहे हो कि मैंने फुल डिटेल में और इंटरप्रिटेशन करके एक्सप्लेनेशन हर एक पॉसिबल रूट्स आपको पढ़ाई है। तो भाई इसमें टाइम तो लगता है। आज मेरे से 9 सेक्शन हुए हैं, तो कल वाली क्लास में कल वाली वीडियो में सेक्शन 53 के बाद वाले सेक्शन जो मेरे से होते हैं वो BNSS के मैं पूरे करवाऊंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। सो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।